आप बहुत सी अलग अलग सजाओं से वाकिफ होंगे जिसमें नजरबंदी से लेकर जेल जाने तक सब कुछ शामिल होगा। वहीं आपने फांसी, जिंदा जलाने और पत्थर मारने जैसी बर्बर ऐतिहासिक सजाओं के बारे में भी सुना होगा। भले ये सजाएं बड़ी भयानक थी, लेकिन पुराने जमाने में गलत काम करने वालों को सजा देने के लिए इससे भी कहीं ज्यादा क्रूर और वहशी तरीके अपनाए जाते थे। बर्निंग बुल से लेकर कीट पतंगों की खुराक बनने तक पेश है मानव इतिहास की दी जाने वाली कुछ सबसे खतरनाक और दर्दनाक सजाएं। रोम की बोरी की सजा। क्या आप कभी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी की किसी तंग जगह पर फंसे हैं जिसे आप पसंद ना करते हो? जैसे किसी घटिया कोवर्कर के साथ कभी एक छोटी सी लिफ्ट शेयर करनी पड़ गई हो। खैर, मामला इससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था। मानो उस कोवर्कर की जगह कोई बहुत ही जहरीला सांप होता। तो प्राचीन रोम की पोइना कुल्ली नामक सजा में मुजरिम को कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मुर्गा और सांप जैसे जानवरों के साथ एक बड़े से बोरे में बंद करके किसी नदी या तालाब में फेंक दिया जाता था। पोइना कुल्ली का लॉजिक था कि जैसे जैसे बोरे में पानी भरेगा, अंदर मौजूद जानवर डर के मारे आक्रामक होगा, एक दूसरे के साथ उस मुजरिम को भी चीर फाड़ डालेगा। बोरे में डाले जाने वाले जानवर अलग अलग जुर्म की सजाओं के हिसाब से चुने जाते थे। जब एक मामूली मुर्गे से काम चल सकता है तो सीधे साधे बंदर को क्यों तंग किया जाए मेरे भाई। ये भयानक सजा ज्यादातर पैरीसाइड या अपने माँ बाप की हत्या करने वाले आरोपियों की ही दी जाती थी। पर मैं समझ नहीं पाता कि माता पिता की हत्या करने वालों की ये सजा खास तौर पर क्यों दी जाती थी। क्या दोनों में कोई खास संबंध है? शायद लैटिन भाषा बोलने वाले दोनों में कुछ कनेक्शन समझ पाते हो। जो भी हो, 3वीं शताब्दी ईस्वी तक ये बर्बर सजा रोम में चलन से बाहर हो चुकी थी। करीब 200 साल बाद सम्राट जस्टिनियन ने इसे फिर से बहाल कर दिया, जिसके बाद ये करीब 400 सालों तक जारी रही। इस सजा का सोच करी भैया मेरी तो रूह कांप जाएगी। नाव में बांधने की सजा। अगर आपसे कहा जाए कि प्राचीन फारस में आपको नाव का अनुभव होने वाला है तो आप सोचेंगे शायद कारून नदी पर क्रूज की यात्रा की बात हो रही है, जहां आप मजे से बैठकर खजूर का लुत्फ उठाएंगे। पर हकीकत में आप एक ऐसी यात्रा झेलने वाले हैं जिसके बारे में सोच पाना भी मुश्किल है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलन में आने वाली एस्केपिज्म एक ऐसी सजा थी जिसकी शुरुआत तो बड़ी मीठी होती थी। सबसे पहले पीड़ित शख्स को बहुत ही ढेर सारा शहद, दूध या मलाई पिलाई जाती थी, लेकिन उसके बाद मामला जरा भी मीठा नहीं रह जाता था। अगर पीड़ित की किस्मत अच्छी होती तो उसे एक नाव में बांध दिया जाता, वरना उसके हाथ, पैर और सिर को बाहर रखते हुए धड़ को उल्टी हुई एक दूसरी नाव से बंद कर दिया जाता था। फिर उस नाव को किसी झील या दलदल में डाल दिया जाता था, जिससे असली सजा की शुरुआत होती थी। दूध और शहद का बेतुका मिश्रण पीड़ित को उल्टी करने या पखाना करने पर मजबूर कर देता था। बदबू और डिहाइड्रेशन की वजह बनने के अलावा पीड़ित के मलमूत्र या उल्टी में मौजूद मिठास तरह तरह के कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। अगले कुछ दिनों में पीड़ित शख्स भूख के कारण धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता रहता और नाव के अंदर बंद उसके धड़ को तरह तरह की मक्खियां, मैगट, कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे अपनी खुराक बनाते रहते। अगर मुजरिम का अपराध कुछ ज्यादा ही जघन्य होता तो नाव को तट पर वापस खींच लिया जाता, ताकि यातना को और भी लंबा करने के लिए उसे फिर से दूध और शहद पिलाया जा सके। ग्रीक लेखक प्लूटार्क लिखते हैं कि किसी फारसी सैनिक ने एक रईस आदमी को मार डाला और दम तोड़ने से पहले उसे 17 दिनों तक एस्केपिज्म की सजा झेलनी पड़ी। बाप रे। और यहाँ बच्चों को लगता है कि छुट्टी के बाद कुछ देर तक स्कूल में रोक लिया जाना बहुत बड़ी सजा होती है। कातिल चूहे। पूरे मानव इतिहास में जहाँ भी लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, चूहे भी वहाँ जरूर पहुंचे हैं। बिन किराया दिए हमारे घरों में रहना और घर के लजीज कूड़े की दावत उड़ाना, तो जाहिर है कि हम भी उनसे कुछ ना कुछ तो काम जरूर लेंगे। आज के जमाने में चूहों को ज्यादातर साइंस एक्सपेरिमेंट्स के टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर हम कुछ 100 साल पीछे चले जाएं तो पाएंगे कि ये शैतान दर्द के सौदागर हुआ करते थे। 17वीं शताब्दी में डच लोग कैदी के पेट पर एक चूहा रखकर उसे किसी बर्तन या पिंजरे से बंद कर देते थे। फिर उस बर्तन को गर्म किया जाता था और अपनी जान बचाने के लिए चूहा कैदी की त्वचा में बिल बनाकर उसके पेट में घुस जाता था। पर एक लौता तरीका नहीं है जिससे हम इंसानों ने एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया हो। मध्ययुगीन इंग्लैंड में माना जाता था कि टावर ऑफ लंदन से भयानक जगह कुछ नहीं हो सकती। इसको क्या जेल में एक खास चूहा काल कोठरी हुआ करती थी। जी नहीं, वहां अपराधी चूहों को नहीं रखा जाता था। जेल के बगल से जाने वाली टेम्स नदी का पानी बरसात में अक्सर बढ़ जाता था और शहर के चूहे बहकर इन काल कोठरियों में आ जाते थे, जहां वे जंजीरों में बंधे कैदियों को काटना कुतरना शुरू कर देते थे। लगभग उसी दौर में जर्मनी में चूहों को भूखा रखा जाता और फिर उन्हें कैदी के गले में बंधे एक पिंजरे में छोड़ दिया जाता था। आप सोच सकते हैं भूख से बिलबिलाते चूहे आगे क्या करते होंगे। खैर, आपकी राय में चूहों द्वारा जिंदा खाए जाने और कीड़ों द्वारा जिंदा खाए जाने में से ज्यादा दर्दनाक सजा कौन सी है? चूहों के लिए सब्सक्राइब बटन हिट करें और कीड़ों के लिए लाइक बटन दबाएं। हो गया? ग्रेट। आइए देखते हैं आगे कौन सी सजा इंतजार कर रही है। टपकती हुई बूंदों का टॉर्चर। आइए कुछ देर के लिए शारीरिक यातना से विदा लेते हुए साइकोलॉजिकल टॉर्चर की बात करते हैं। अरे नहीं, मैं आपको सिम्पसन्स के एपिसोड नहीं दिखाने जा रहा हूँ। चाइनीज वाटर टॉर्चर सजा देने और पूछताछ करने का एक तरीका है जिसमें पीड़ित के हाथ पैर बांधकर उसके सिर के ठीक ऊपर पानी से भरी एक बाल्टी लटका दी जाती है। बाल्टी के तल में एक छोटा सा छेद होता है जिससे नियमित अंतराल पर पानी टपकता रहता है। पीड़ित को इस तरह बांधा जाता है कि ये बूंदें ठीक उसके माथे पर गिरती हैं, जो उंगली के सिरों समेत शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक होता है। भले ये शुरू में तकलीफ न दे, पर यह प्रक्रिया हफ्तों तक चल सकती है। जैसे जैसे समय बीतता है, सजा से होने वाली तकलीफ बढ़ती जाती है, क्योंकि पीड़ित लगातार टपकती बूंदों के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे
बारे में सोच नहीं पाता। दिमाग महकने लगता है, दूसरी संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं और सिर्फ टपकती हुई बूंदों का एहसास ही बाकी रह जाता है। कभी कभी पीड़ित से यह भी कहा जाता है कि पानी में जहर मिला हुआ है जो उसके दिमाग को खराब कर देगा, जिससे वो और भी ज्यादा घबराने लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों इस सजा को ईजाद करने का क्रेडिट चाइना को दिया जाता है, क्योंकि इसके सबसे पहले इस्तेमाल का रिकॉर्ड इटली से प्राप्त होता है। 15वीं शताब्दी के अंत में आखिरी हिस्से में हिप्पोलाइट्स डी मार्सिल्स ने लिखा कि इस सजा का लॉजिक था कि जिस तरह से कुदरती पानी धीरे धीरे पत्थरों को घिस डालता है, कुछ वैसा ही असर कैदियों पर भी होगा। शायद चाइनीज नाम सिर्फ इसलिए जोड़ा गया ताकि इस सजा को और भी रहस्यमय दिखाया जा सके, जैसे स्मार्ट वाटर का पुराना रूप। आज इस टेक्निक को अमेरिकन सिविल वॉर से लेकर स्पेनिश इक्विजिशन तक हर जगह इस्तेमाल किया जा चुका है। स्पेन वाले तो सजा के तौर पर कैदियों को जबरदस्ती शराब भी पिलाया करते थे। चलो कम से कम ये तो शुक्र है कि उनके पास स्पार्कलिंग वाटर तो नहीं हुआ करता था। व्हाइट टेरर, इस अगली सजा को व्हाइट टॉर्चर या कभी कभी व्हाइट टेरर भी कहा जाता है। इत्तेफाक की बात है कि पास का अनलिमिटेड चाइनीज बुफे रेस्टोरेंट वाला भी मुझे यही कहकर बुलाता है। लेकिन व्हाइट टेरर को समझने के लिए हमें पहले एकांत कारावास को समझना होगा। एकांत कारावास सजा का एक ऐसा रूप है जिसमें कैदियों को किसी भी ह्यूमन कॉन्टेक्ट या एक्टिविटी के बिना एक छोटी सी कोठरी में बंद रखा जाता है। अमेरिका में एकांत कारावास का उपयोग जेल में दंगा शुरू करने जैसे गंभीर अपराधों से लेकर अपने सेल में एक्स्ट्रा टॉयलेट पेपर रोल रखने जैसी मामूली अपराधों को दंडित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एकांत कारावास की ज्यादातर कोठरियां महज 6x9 फीट की होती हैं, यानी किसी आम कार से भी छोटी। इस तरह की सजा कई दिनों, हफ्तों या महीनों तक जारी रह सकती है, जिसके चलते कैदी को भारी मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है। हम इंसान स्वाभाविक रूप से सामाजिक प्राणी होते हैं और उत्तेजना के अभाव में हमारा मस्तिष्क खुद ब खुद उत्तेजना उत्पन्न करने लगता है। लंबे समय तक एकांत कारावास में रहने वालों को भ्रम, घबराहट, डिप्रेशन, बुरे सपने और यहाँ तक कि शारीरिक दर्द और मतली जैसी कई दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। 23 दिनों तक एकांत में रहने वाला एक कैदी बताता है कि एक रात मुझे लगा कि जैसे दूर कोई चीख रहा हो, फिर थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि असल में वो आवाज मेरी थी। आपको शायद न पता हो, लेकिन एकांत कारावास का एक और भी खतरनाक संस्करण होता है जिसे व्हाइट टेरर कहा जाता है। इस सजा में कैदी को चमकीले सफेद रंग के एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इस कमरे में बिस्तर से लेकर शौचालय तक और यहाँ तक कि कैदी के कपड़े भी एकदम सफेद होते हैं। कमरे में तेज रोशनी कुछ इस तरह से लगाई जाती है कहीं भी कोई परछाई न पड़े, जिससे कैदी को लगता है मानो वो सफेद रंग की किसी खाली जगह में फंस गया हो। खाने के वक्त भी कैदी इस सफेदी से नहीं बच सकता, क्योंकि उसे सफेद कटोरे में सफेद चावल खिलाया जाता है, जिसे सफेद दरवाजे में बनी गैप के जरिए हल्के से अंदर सरका दिया जाता है। खाना देने का टाइम भी कोई फिक्स नहीं होता, ताकि कैदी ये अंदाजा न लगा सके कि वो इस कारावास में कितना समय बिता चुका है। कैदी के लिए ये तक बता पाना मुश्किल हो जाता है कि उसे आखिरी दफा बात ये हुए कितने दिन या हफ्ते बीत चुके हैं। इस सजा का एक भयानक पहलू ये भी है कि कैदी किसी भी तरह की आवाज सुनने के लिए तरस जाता है। कैदी के लिए गार्ड को कोई मैसेज देने का एकमात्र जरिया होता है कि वो सफेद कागज के पर्ची को दरवाजे के नीचे से बाहर सरका दे, लेकिन गार्ड्स को केवल गद्देदार जूते पहनने की इजाजत होती है ताकि उनके चलने पर किसी भी तरह की आवाज न हो। इस सफेद कमरे में बंद होने का असर यह होता है कि कैदी अपने खुद के दिमाग के अलावा हर चीज से महरूम हो जाता है और उसकी दिमागी हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। कहा जाता है कि व्हाइट रूम में कैद होने पर महज 15 मिनट में ही पैरानोइया और एनहुडेनिया यानी खुशी महसूस न कर पाने जैसी शिकायतें हो जाती हैं। माना जाता है कि व्हाइट टॉर्चर का आविष्कार 1970 के दशक में CIA द्वारा वियत कॉन्ग के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए किया गया था। ईरान आज भी टॉर्चर के लिए व्हाइट टेरर का इस्तेमाल करता है और एक बंदी अपना एक्सपीरियंस को इस तरह बयान करता है, 3 दिनों बाद मुझे कोई भी आवाज सुनने का मन कर रहा था, कुछ भी, चाहे मुझे कोई गाली ही दे ले या चाहे पूछताछ ही कर ले। यहाँ मैं तो अपने फोन से 5 मिनट भी दूर नहीं रह सकता, इसलिए कोई दो राय नहीं कि मैं तो इस सजा तले बहुत जल्दी टूट जाऊंगा भाई। मुजरिम को मुर्गा बनाना। अगर आपने पुराने कार्टून देखे हैं तो शरीर पर चिपचिपा टार डालकर चिड़ियों के पंख चिपका देने वाली शरारत से जरूर आप वाकिफ होंगे। पुराने जमाने में इस सजा में पीड़ितों पर पंखों का एक थैला उड़ेलने से पहले उन्हें गर्म तारकोल में तर किया दिया जाता था। नतीजतन वे किसी बड़े से मुर्गे जैसे दिखने लगते थे। इस सजा को सबसे पहले ब्रिटिश नौसेना के कप्तानों ने चोरों को दंडित करने के लिए 12वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया था। सदियों बाद 1760 के दशक के कॉलोनियल अमेरिका में इसे फिर से इस्तेमाल किया जाने लगा, जहाँ किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए भीड़ सबसे ज्यादा इसी तरीके को पसंद करती थी। वीडियो की दूसरी सजाओं के विपरीत पंख वाली सजा का मकसद पीड़ित को मौत के घाट उतारना नहीं, बल्कि उन्हें ठेस पहुंचाकर बुरी तरह से अपमानित करना हुआ करता था। इसमें ज्यादातर पाइन टार का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये दूसरे टार के मुकाबले 130 डिग्री फ़ारेनहाइट के कम तापमान पर ही पिघलने लगता था, यानी कि टार घातक रूप से गर्म होने से बहुत पहले ही चिपचिपा हो जाता है, पर फिर भी जलाने और फफोले पैदा करने के लिए पर्याप्त गर्म होता है। आगे चलकर इन फफोलों के संक्रमित होने से और भी समस्याएं तो पैदा होती थी। साथ ही इन्हें देखकर ये लोग भी समझ जाते थे कि
सांप को पंखों में लपेटने वाली सजा दी गई थी। पीड़ित को सड़क पर घुमाने से पहले उन्हें स्टेज पर खड़ा करके टार से नहलाकर पंख चिपकाए जाते थे और वहां जमा दर्शकों की भीड़ जमकर उनका मजाक उड़ाती थी। यानी लाचारी, अपमान और थोड़ा बहुत दर्द ही सजा का असली मकसद हुआ करता था। हालांकि सरकारों ने जल्दी ये सजा देनी आधिकारिक रूप से बंद कर दी, पर भीड़ द्वारा न्याय किए जाने के इस पसंदीदा तरीके के पूरी तरह रोक पाना भला इतना आसान नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान लड़ाई पर जाने से मना करने वाले अमेरिकन को भीड़ द्वारा ये सजा दिए जाने के कई किस्से मौजूद हैं। ज्यादा नहीं, अभी 2007 में ही आयरलैंड से खबर आई थी कि ड्रग्स बेचने वाले किसी शख्स को लोगों ने पहले खंबे से बांधा, फिर उस पर टार उड़ेलकर उसे पंखों से पूरी तरह से ढक दिया। बेहतर होगा कि मैं ऐसे लोगों से कभी पंगा न लूं, क्योंकि मुझ पर तो पंखों वाली बढ़िया से बढ़िया जैकेट भी भद्दी लगती भाई। हाथी के पैरों तले को चलवाना। मुझे हाथियों पर बहुत तरस आता है। बेचारे अपने दोस्तों के साथ किसी तालाब किनारे खड़े होकर मजे लेना चाहते हैं बस, लेकिन उनका साइज इतना बड़ा होता है कि हम इंसानों ने सर्कस में तमाशा से लेकर जंग के मैदानों तक और यहाँ तक कि लोगों को मौत के घाट उतारने तक के लिए भी इस्तेमाल किया है। हाथियों को जल्लाद की तरह यूज करने का सबसे मशहूर किस्सा मध्यकालीन भारत से मिलता है, जहाँ इसे गंगा राव कहा जाता था। आपको बता दें कि किसी एशियन हाथी का वजन आमतौर पर लगभग 8800 पाउंड या 9 बड़े पियानो सेट जितना होता है। उसे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि वे आखिर कैसे लोगों की जान लिया करते रहे होंगे। गंगा राव की सजा में पीड़ित का सिर लकड़ी के एक टुकड़े पर रखा जाता था, फिर एक भारी भरकम हाथी आता और उसकी खोपड़ी को अपने विशालकाय पैरों तले कुचलकर मार डालता। बता दें, ये सजा कभी कभार नहीं बल्कि टैक्स न देने और चोरी जैसे हर छोटे बड़े अपराध के लिए अक्सर दी जाती थी। शायद यही कारण है कि मध्यकाल में भारत आने वाले यात्री इस सजा से बहुत ज्यादा चकित और प्रभावित थे। ये बात अलग है कि ये सजा और भी पुराने जमाने से प्रचलन में रही है, जैसे प्राचीन रोम, कार्थेज और मैसिडोन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के मरने के बाद राजगद्दी के संरक्षक पर्डिकस ने दर्जनों विद्रोहियों को हाथियों तले कुचलवा दिया। वैसे सीधे सीधे हाथी से कुचलवा देना अपने आप में काफी अचूक था, लेकिन दुनिया भर में हाथियों के जरिए सजा देने के कई अलग अलग तरीके अपनाए जाते थे। मसलन थाईलैंड में हाथी लोगों को अपनी सूंडों में फंसाकर पुतलों की तरह इधर उधर उछाल दिया करते थे। वहीं श्रीलंका में वे पीड़ित को अपने दांतों से घायल करते थे। मोरक्कन यात्री इब्न बतूता गंगा राव का एक किस्सा बताते हैं, जिसमें हाथियों के पैरों और दांतों में नुकीले धातु लगे हुए थे ताकि वे लोगों को और भी आसानी से मौत के घाट उतार सकें। ये तो वाकई में यार कुछ ज्यादा ही हो गया। जिंदा भून देना। अगर आपने कभी गर्मी के दिनों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया है तो आप शायद बेहतर समझ पाएंगे कि वीडियो की ये अगली सजा आखिर कैसी होगी। राजा फलारिस ने 554 से 570 ईसा पूर्व तक सिसिली पे शासन किया था और वो अपनी बेहद क्रूर और संभावित आदमखोर प्रवृत्तियों के लिए जाना जाता था। कहानियों के मुताबिक फलारिस लोगों को टॉर्चर करने का कोई नया तरीका ईजाद करना चाहता था, जिसके लिए उसने शहर के इकलौते ऐसे शख्स को काम पे लगाया जो उससे भी ज्यादा जालिम दिमाग का था। पेरिलोस नामक एक आविष्कारक जिसने ब्राजीलियन बुल बनाया था। ये रिवाइज ब्रॉन्ज का एक बड़ा सा बैल था जिसका अंदरूनी हिस्सा खोखला होता था। पीड़ित को इस खोखले हिस्से में बंद करने के बाद बैल के नीचे एक बड़ी सी आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे मूर्ति गर्म होती जाती, अंदर मौजूद कैदी जिंदा हालत में भुन जाया करता। अगर आप अब भी नहीं समझते कि पेरिलोस दूसरों के दर्द में आनंद लेता था, तो बता दूं कि बैल के नथुने मूर्ति के खोखले हिस्से आंतरिक से जोड़ते थे, जिसके चलते जब पीड़ित अंदर तड़प रहा होता तो मूर्ति की नाक से निकलती हुई उसकी चीखें किसी रंभाते हुए बैल जैसी मालूम पड़ती थी। यहाँ तक कि अत्याचारी राजा फलारिस ने भी जब ब्राजीलियन बुल को पहली बार देखा तो कहा, ये तो वाकई खतरनाक है भाई। पेरिलोस तो बस राजा के आदेश का पालन कर रहा था, पर फिर भी फलारिस ने उसे बुल में डाल दिया और नीचे आग लगवा दी। थोड़ी देर तक हंसने के बाद फलारिस ने पेरिलोस को बुल से बाहर निकलवा लिया। शायद राजा की नजर में सही मजाक कहा जाता हो, पर अपना मन फिर से बदलते हुए फलारिस ने पेरिलोस को एक ऊंची खाई में नीचे फिकवा दिया। शायद राजा साहब एक बार में फैसला नहीं कर पाते थे। वहीं कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि बाद में हुई इस बगावत के दौरान बागियों ने खुद फलारिस को भी उसी बैल के पेट में झोंक दिया था। तो वीडियो देखने वालों, आपको क्या सीख मिली? यही कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदो तो कभी न कभी उसमें खुद भी गिर जाते हो। जिंदा उबाल देना। कहानी और भी गंभीर होने वाली है, क्योंकि अब हम जिंदा उबाले जाने की बात करने वाले हैं। जी हाँ, जब इंसानों को पता चला कि उबालने से गाजर वगैरह नरम पड़ती है, तो बहुत से अत्याचारियों ने इंसानों के साथ भी ऐसे ही करना शुरू कर दिया। लोगों को जिंदा उबालकर मारने का सबसे पहला रिकॉर्ड प्राचीन रोम के सम्राट नीरो के जमाने से मिलता है, जिसके ज्यादातर शिकार क्रिश्चियंस हुआ करते थे। 1531 में इंग्लैंड के सम्राट हेनरी VIII ने एक फरमान जारी किया, जिसमें किसी को जहर देकर मारने के दोषियों को पानी में जिंदा उबालने की सजा मुकर्रर कर दी गई। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि हेनरी को अक्सर डर सताया करता था कि कोई उसके खाने में जहर न मिला दे। बंदे को देखकर लगता भी है कि ये हर वक्त खाता ही रहता होगा। हेनरी की मौत के कुछ ही समय के बाद एडवर्ड VI ने उबालने की सजा को गैर कानूनी करार दे दिया, क्योंकि उसके मुताबिक मध्ययुग समाप्त हो रहा था और उसके साथ ही इन बर्बर सजाओं का भी अंत हो जाना चाहिए था। पर यह सजा आखिर कितनी बर्बर थी? आप इसे एक ऐसी मौत कह सकते हैं जो हाथ पैर से शुरू होकर शरीर के अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके हाथ और पैर शरीर के सबसे खुले हुए हिस्से होते हैं, जिनमें बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं। इसलिए दर्द हाथ पैर की उंगलियों से शुरू होता है और अंदर की ओर बढ़ता जाता है। इसके बाद शरीर की चमड़ी, मांसपेशियां और फैट्स
पिघलने लगते हैं। गर्मी और बदन के कपड़ों से चिपक जाती है। फिर भीषण तापमान आपके अंदरूनी अंगों को और शरीर के बाहरी मांस को पूरी तरह उबाल देगा। जल्दी ही आग भी पिघलकर खत्म हो जाएगी और पीड़ित यूं ही बिना देखे हाथ पांव मारने लगता है। अगर पीड़ित को पहले से ही खौलते हुए पानी में डुबाया जाए तो उसका मस्तिष्क जल्दी ही उबल जाता है। भले ही अजीब लगे, पर इससे तकलीफ बहुत कम हो जाती है। यदि उसे धीरे धीरे गर्म होने वाले लिक्विड में डाला जाता है तो शरीर तापमान में होने वाले बदलाव के हिसाब से एडजस्ट होने की कोशिश करने लगता है, जिससे मरने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी और हद से ज्यादा दर्दनाक हो जाती है। अगर जल्लाद अपने काम में माहिर हुआ तो ये पूरी प्रक्रिया कुछ मिनट से लेकर कई घंटों तक चल सकती है और इस दौरान कैदी ज्यादातर समय अपने होश हवास में रहता है। अब आप दुकान के टैंक में पड़े उन लॉबस्टर्स का दर्द शायद ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे। शुक्र है कि आज की दुनिया में सजा पूरी तरह से प्रचलन से बाहर हो चुकी है, पर आज भी कई लोग हॉट स्प्रिंग्स और सीवर वगैरह की दुर्घटनाओं में अक्सर जिंदा उबल जाते हैं। यानी ये दर्दनाक मौत अभी पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई है। राइट इट आउट। ये जानकर आपको थोड़ी राहत जरूर होगी कि मध्यकालीन युग में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत से टॉर्चर डिवाइसेस का असल में कोई वजूद नहीं था। फर्जी म्यूजियम और ठगों ने 18वीं शताब्दी में बहुत से ऐसे घातक उपकरण बनाने शुरू किए जिनसे जनता का आकर्षण जीत कर कुछ पैसे कमाए जा सके। मतलब ये हुआ कि आयरन मेडन और पियर ऑफ इंग्विश जैसे खतरनाक टॉर्चर डिवाइसेस की बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। कुछ राहत हुई? वेरी गुड, क्योंकि हमारी अगली डिवाइस न केवल भयानक बल्कि पूरी तरह से वास्तविक भी है। पेश है वुडन हॉर्स, जिसे डच हॉर्स या स्पेनिश डोंकी भी कहा जाता है। नाम से आप अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे, पर वुडन हॉर्स मध्यकालीन यूरोप में सजा देने का एक बहुत ही पॉपुलर तरीका था। इसमें लकड़ी की एक लंबी सी चौकोर बीम होती है जो लकड़ी के पाए पे टिकी होती है। बीम का एक कोना ठीक ऊपर की तरफ होता था और बदकिस्मत शिकार को बीम को दोनों पैरों के बीच दबाकर बैठने पर मजबूर किया जाता था। बीम के तीखे कोने पीड़ित के लिंग और पैरों में गड़ने से उसे तकलीफ सहनी पड़ती थी। कभी कभी सजा को और सख्त बनाने के लिए पीड़ित के पैरों में वजन भी लटका दिए जाते थे। बीम के कोने काफी नुकीले होते थे और अगर ना भी होते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पीड़ित को इस पर अक्सर कई घंटों या दिनों तक लगातार बिठाया जाता था। वुडन हॉर्स की सजा जानलेवा तो नहीं थी, पर यह बड़ी तकलीफ होती थी और पैरों में खून का बहाव रुकने से पीड़ित को लंगड़ा भी बना सकती थी। दर्द के साथ बेइज्जती का तड़का लगाने के लिए बीम के सिरों पर अक्सर नकली सिर और पूंछ भी जोड़ी जाती थी। कुछ इतनी लंबी होती थी कि उन पर कई लोग एक साथ बैठ सकें। ज्यूडास क्रिडल वुडन हॉर्स का एक और खतरनाक वर्जन था, जिसमें कुर्सी पर एक बड़ा सा नुकीला टुकड़ा लगा होता था। सोचो ये कहां जाकर चुपता होगा। बेहद अजीब और असभ्य होने के बावजूद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस सजा का इस्तेमाल किया जा रहा था। खुद जॉर्ज वॉशिंगटन का दावा था कि ये कैदियों का मुंह खुलवाने का एक बेहतरीन तरीका है। पेन इन द हेड। हमारी अगली कहानी आइकोनोक्लाज्म से संबंधित है। जी नहीं, ये किसी पॉप मेटल बैंड का नाम नहीं है। आइकोनोक्लाज्म का मतलब है धार्मिक मूर्तियों, ग्रंथों और स्मारकों को नष्ट करना, और 720 ईस्वी के आसपास ये लहर पूरे बैजेंटाइन साम्राज्य में फैल गई। मान्यता है कि बाइबल की सेकंड कमांडेंट तस्वीरों और मूर्तियों की पूजा करने से साफ मना करती है। ये मान्यता यहूदी और इस्लाम जैसे अन्य इब्राहिमी धर्मों में आज भी जारी है, पर उस वक्त के ज्यादातर ईसाई आइकोनोक्लाज्म की इस मान्यता का पुरजोर विरोध भी करते थे। 9वीं शताब्दी में बहुत से ईसाई धार्मिक चित्रों, मूर्तियों और बम्पर स्टिकर्स को दिलो जान से पसंद किया करते थे। थियोफेनीज और थियोडोर 2 भाई थे जो आइकोनोक्लाज्म का जमकर विरोध करते थे और लोगों को इस बारे में उपदेश देने से भी नहीं डरते थे। वो इतने दिलेर थे कि एक बार 810 के दशक में उन्होंने सम्राट लियो पंचम के दरबार में उपस्थित होकर सम्राट को धार्मिक मामलों में दखल न देने की चेतावनी तक दे डाली। आश्चर्यजनक रूप से सम्राट ने इस दुस्साहस के लिए उन्हें सजाए मौत न देते हुए दोनों भाइयों को एक छोटे से द्वीप पर निर्वासित कर दिया। साल 820 में सम्राट लियो की हत्या होने के बाद दोनों भाई रिहा हो गए, लेकिन जल्दी ही वे नए सम्राट थियोफाइल्स को भी उपदेश देने के लिए पहुंच गए, जो सम्राट लियो के मुकाबले ज्यादा क्रूर था। थियोफाइल्स ने उन्हें 2 दिनों तक टॉर्चर किया और अपमानित करने के लिए उनके माथे पर गर्म सुई से 12 लाइन की कविता गुदवा दी। कविता का ट्रांसलेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्कूल में लोग मुझे बड़ा माथा होने की वजह से चढ़ाया करते थे, तो सोचो इन भाइयों का माथा कितना बड़ा रहा होगा कि उस पर पूरी कविता फिट होगी। दोनों ने फिर भी आइकोनोक्लाज्म को कबूल नहीं किया और अंततः जेल में ही थियोडोर की मौत हो गई। वहीं थियोफेनीज को देश निकाल दिया गया और मूर्ति पूजा बहाल होने पर उसे चर्च का बिशप बना दिया गया। उसके बलिदानों को देखते हुए दोनों भाइयों को बाद में संत घोषित कर दिया गया। थियोफेनीज और सेंट थियोडोर द ब्रांडेड। मजेदार बात यह है कि आज सदियों बाद भी दोनों भाइयों की तस्वीरों को दुनिया भर के चर्चों में पूजा जाता है। पता नहीं उन दोनों को कैसा महसूस होता होगा। मुझे लगता है कि इसका जवाब भी उनके माथे पर ही लिखा मिलेगा भाई। टोटल ब्लैकआउट। अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो फिटनेस के लिए महज 1-2 स्क्वाट करने के बाद ही सोफे पर जाकर लेट गए होंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही कठिन होती है, तो सोचो इसे घुप अंधेरे में घंटों तक करना पड़ जाए तो। ब्लैकआउट बॉक्स का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही है। वॉर ऑन टेरर के दौरान CIA ने इस टॉर्चर विधि का खूब इस्तेमाल किया। CIA के पूर्व एग्जीक्यूटिव बजी क्रोंगार्ड और यहाँ तक कि खुद प्रेसिडेंट ओबामा भी कबूल कर चुके हैं कि USA टॉर्चर का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसे गहन पूछताछ कहना पसंद करेंगे। ब्लैकआउट बॉक्स एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें सिर्फ इतनी जगह होती है कोई इंसान बमुश्किल उसमें बैठ सके। याद है ना, एक
एकांत कारावास कितनी भयानक और अमानवीय सजा होती है। ब्लैकआउट बॉक्स उस सजा का सबसे खतरनाक संस्करण है जो कैदी को घुप अंधेरे वाली एक छोटी सी बंद जगह में बंद कर देता है। उसे और भी तनाव देने के लिए बॉक्स के अंदर अक्सर बच्चों के रोने की तेज आवाज बजाई जाती है। 2015 में एक बीबीसी रिपोर्टर ने ब्लैकआउट बॉक्स ट्राई करने की ठान ली, लेकिन 15 मिनट बीतने से पहले ही उसने खुद को बाहर निकालने के लिए कह दिया। लेकिन कुछ अभागों को 1.75 फीट चौड़े, 2.5 फीट गहरे और 2.5 फीट लंबे बक्से में जबरदस्ती बंद किया गया था, जो कि बहुत से कुत्तों के पिंजरे से भी छोटा होता है। उनके भयानक अनुभव का अंदाजा उनके द्वारा बनाए गए इन चित्रों को देखकर लग जाएगा। कईयों को तो इस डब्बे में 250 घंटे या 10 दिनों से ज्यादा का समय बिताना पड़ा है। एक बार कैदी बनाने वालों को जब पता चला कि उनके शिकार को कीड़ों से बहुत डर लगता है, तो उन्होंने डब्बे में जिंदा कॉकरोच भी डाल दिए जो घंटों तक कैदी के शरीर पर रेंगते रहे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी ऐसा कहूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदा उबाला जाना मुझे अब उतना डरावना नहीं लग रहा। ये थी इंसानी इतिहास में दी जाने वाली सबसे खतरनाक सजाओं में से कुछ सजाएं। इनमें से कौन सी सजा आपको सबसे भयानक लगी? क्या आप इस वीडियो के पार्ट 2 में ऐसी और भी भयानक सजाओं के बारे में जानना चाहेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।